वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अदिति के घर छोड़ने के फैसले से कमल राज काफी खुश हो रहा था। अदिति ने अपना बैग उठाया और बाहर जाने के लिए निकली। उसके पास अब वहां रुकने की कोई वजह नहीं थी। आज कोई भी उसके साथ नहीं था। उसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े थे। उसको जाते देख विराट के दिल में हलचल मच गई। उसको लग रहा था जैसे कोई उसका सब कुछ उससे छीन कर दूर जा रहा है। वो अदिति के पीछे चला गया। बाहर आकर अदिति ने नम आंखों से एक बार पलट कर घर की तरफ देखा और अपनी आंखें पोंछते हुए अपनी कार की ओर बढ़ी। तभी अचानक विराट ने वहां आकर अदिति का हाथ थाम लिया। विराट ने उससे नजरें मिलाने की अब अदिति में हिम्मत नहीं थी। वो विराट से जो बढ़ने लगी थी। अब उसे विराट को देखकर कमजोर नहीं पड़ना था। विराट ने अदिति का हाथ थामते हुए इमोशनल होते हुए कहा, तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह होगी, ये कभी सोचा नहीं था। आज तुमने भी साबित कर दिया कि तुम भी औरों जैसी हो। आखिर तुमने भी साथ छोड़ने का फैसला कर ही लिया। इतनी आसानी से तुमने मुझे डिवोर्स लेने की बात कह दी। शायद तुम भी यही चाहती थी। तो ठीक है, जो तुम चाहती वो होकर रहेगा। आई हेट यू डॉक्टर अदिति, आई जस्ट हेट यू। विराट ने अदिति से गुस्से में कहा और बिना उसकी तरफ देखे वहां से अंदर चला गया। अदिति ने विराट के कदमों की आवाज सुनकर पलट कर देखा। जाते हुए विराट को देखते हुए अदिति ने अपनी आंखें पोंछते हुए बड़ी नरम आवाज में कहा, विराट आई लव यू सो मच, लेकिन हमारा साथ यहाँ तक था। कुछ ही दिनों में तुम्हारी आदत सी हो गई थी। मेरे दिल की धड़कन बन गई हो। अब लेकिन तुम्हारी नफरत अब और नहीं झेल सकती। अपने आत्मसम्मान के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। क्या पता मेरे तुम्हारी जिंदगी से निकल जाने से तुम अपनी गर्लफ्रेंड और अपने होने वाले बच्चे को अपना लो। अदिति बड़ी मुश्किल से वहां से निकली। बार बार विराट का चेहरा याद आ रहा था। काव्या की बातें याद करके दिल रो रहा था। अदिति ने आंसू भरी आंखों से कार स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ी। रघुवंश से हाउस अदिति ने खुद छोड़ा था और अब मिश्रा सदन जाने में भी उसका दिल घबरा रहा था। जाने अनजाने में आज अदिति ने मनोज को तकलीफ पहुंचाई थी, क्योंकि अदिति ने उन्हें बताए बिना ही काव्या का राज सबके सामने ला दिया था। अचानक से अदिति की आंखों के सामने कुछ घंटों पहले की बातें याद आने लगी। जब अदिति इस सोच में थी कि आखिर कमल राज की बेटी कौन है, लेकिन उस वक्त अदिति को याद आया था जो लोकेट उसने कमल राज के पास देखा था, ठीक वैसा ही लोकेट मामा जी के पास भी था। और इस बात ने अदिति को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हो ना हो उस लोकेट और काव्या का आपस में जरूर कोई कनेक्शन है। अदिति ये भी जानती थी कि अगर मनोज जी ने काव्या का सच सबसे छुपाया तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। ये सारी बातें एक बार फिर अदिति के दिमाग में घूम रही थी। एक कार के हॉर्न की आवाज सुनकर अदिति अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। पीछे से कोई गाड़ी बड़ी जोरों से हॉर्न बजा रही थी। अदिति का ध्यान भटका और तभी आगे से आई तेज गाड़ी की रोशनी के कारण उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी कार सामने बड़े से पेड़ से टकरा गई। सीट बेल्ट के कारण उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर स्टीयरिंग पर सड़ लगने की वजह से माथे पर हल्की सी खरोच आ गई। गाड़ी का बनोट डैमेज हो गया था और वहां से धुआं निकलने लगा था। उसका अपना सर स्टीयरिंग पर रखकर जोरों से वो सांस ले रही थी। कुछ सेकंड पहले ही उसने अपनी मौत को सामने से देखा था, जिसके कारण अभी भी उसका सिर थरथरा रहा था। और सभी किसी ने कार के विंडो के कांच पर थपथपाया। उसने बड़ी मुश्किल से कोशिश करके सिर उठा के देखा तो सामने दक्ष खड़ा था। उसके चेहरे पर अदिति को खो जाने का डर और चिंता साफ नजर आ रही थी। अदिति सिर को पकड़े हुए कार से बाहर आ गई। अदिति के बाहर आते ही दक्ष ने बिना देरी किए उसके गले लगाते हुए कहा, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? इसके बारे में कुछ सोचा है तुमने? क्यों हर बार दूसरों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती हो? दक्ष इमोशनल होकर अपने मन की बात अदिति से कह रहा था, लेकिन अदिति उसे वहां देख हैरान थी। उसे और अपने लिए दक्ष का इतना भावुक होना उसको अजीब लग रहा था। दक्ष ने अदिति से दूर होते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम्हें कुछ होता तो मैं जी नहीं सकता था। दक्ष की आंखों में आंसू थे और अदिति की आंखों में सवाल। आखिर दक्ष यहाँ क्या कर रहा था? अदिति को इस तरह सवाल भरी नजरों से देखकर दक्ष को एहसास हुआ कि वो आज भावनाओं में बहकर उससे कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था। दक्ष ने अदिति से दूर होते हुए कहा, वो मुझे अजीब लग रहा था तुम्हारे लिए। तुम मन बेचैन हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला था। मैं तुम्हें फोन कर रहा था पर तुमने उठाया नहीं, इसलिए तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर के पास आया था। मैं आया जब तुम गाड़ी में बैठकर रोते हुए निकल पड़ी। मैं तुम्हें हॉर्न बजाते हुए आवाज देने की कोशिश कर रहा था पर तुम सुन नहीं पाई और आगे ये सब हो गया। दक्ष की बातें सुनकर अदिति की आंखें भर आई। कोई तो है जिसे मेरी फिक्र है। ये बात ही उसके लिए बहुत बड़ी थी। अदिति ने रोते हुए ही दक्ष को गले लगाया और कहा, सब खत्म हो गया दक्ष, सब खत्म हो गया। आज मैंने अपने ही हाथों से अपनों को दूर कर दिया। चाह कर भी मैं नहीं बना सकी उन्हें अपना। आई लॉस्ट टुडे, आई एम ए लूजर। अदिति का इशारा विराट की तरफ था। ये बात दक्ष अच्छे से जानता था। दक्ष के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो यही तो चाहता था। दक्ष मुस्कुराते हुए अदिति के सिर पर प्यार से सहलाने लगा। काफी देर तक अदिति दक्ष के गले लगकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद जब अदिति को इस बात का एहसास हुआ तो वो दक्ष से दूर हो गई और उसने अपनी नजर फेर ली। अदिति कमजोर नहीं होना चाहती थी, लेकिन दक्ष उसके बचपन का दोस्त था, इसलिए उसे देखकर अदिति अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई। दक्ष ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए अदिति के सामने जाकर कहा, अदिति डोंट बी शाई एट ऑल। तुम्हें मुझसे बात करते वक्त कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कोई साथ दे या न दे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। दक्ष की बात सुनकर अदिति की आंखें भर आई। सोते हुए भी उसके पूरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दक्ष ने उसकी बात को समझा था, यही उसके लिए काफी था। दक्ष के काफी देर समझाने के बाद अदिति उसके साथ मिश्रा सदन जाने के लिए तैयार हो गई। पहले ही विराट के मन में अदिति और दक्ष को लेकर गलतफहमी थी। अब अदिति किसी और को इस बात का फायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वे दक्ष के साथ दूरी बनाने के बारे में सोच रही थी। मनोज जी ने रघुवंश हाउस से वापस आकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। सुधा कम बाहर से उन्हें आवाज लगा रही थी, लेकिन मनोज जी पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। मनोज जी अंधेरे में बैठकर अकेले में ही अपनी बहन कांवरी को याद करते हुए कह रहे थे, मुझे माफ करना मेरी बहन, मैंने तुम्हें वचन
मैंने तुम्हें दिया वचन नहीं निभाया। मैंने लाख कोशिश की लेकिन काव्या का राज आखिर सबके सामने आ ही गया। अदिति ने इतने साल की मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसका अंजाम क्या होगा वो आने वाला कल ही बताएगा। मनोज जी काव्या से अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे थे। दीदी ने अपनी माँ को सही साबित करने के लिए जो कदम उठाया था उसको देखकर कई लोगों को हैरानी और परेशानी हुई थी। सुधा बड़बड़ाते हुए यहाँ से वहाँ चक्कर लगाई जा रही थी। तभी कभी अदिति को कोस रही थी तो कभी मनोज जी को तो कभी अपने नसीब को ही ताने मार रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। सुधा ने परेशान होकर हड़बड़ाते हुए कहा, अब ना जाने कौन सी मुसीबत दस्तक दे रही है। खुशी तो इस घर में आने से रही पर मुसीबत मुंह उठाकर चली आती है। हाय रे मेरा नसीब, ना जाने कब सुकून की सांस लेने को मिलेगी। सुधा ने बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। सामने सर झुकाए अदिति खड़ी थी और साथ में दक्ष था जो हल्का सा घबराकर सुधा को देख रहा था। सुधा ने दोनों को घूरते हुए कहा, मुसीबत का नाम लिया नहीं कि पूरी की पूरी मुसीबत की जड़ से चली आई है। अब यहाँ क्यों आई हूँ महारानी? अब कौन सा नया तमाशा दिखाना बाकी है? और ये क्या शादीशुदा होकर देर रात किसी पराये मर्द के साथ घूमते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? सुधा दरवाजे पर ही खड़े होकर अदिति को बातें सुना रही थी। दक्ष ने रघुवंश सिंह जो भी कुछ अदिति के साथ हुआ और सुधा को बताया। अदिति घर छोड़कर चली आई है। ये बात सुनकर तो सुधा और ज्यादा भड़क उठी और अपने मन की भड़ास अदिति पर निकालने लगी। दक्ष ने बीच में एक दो बार सुधा को टोकने की कोशिश की लेकिन सुधा ने आंखें दिखाकर दक्ष को साथ बिठा दिया। अब दक्ष को सुधा पर काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कम भी नहीं कर सकता था। काफी देर बाद अदिति का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सुधा शांत हुई। अदिति की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उन्हें देख पहली बार सुधा को भी कुछ हद तक बुरा लगा। सुधा ने थोड़े शांत होते हुए कहा, ए लड़के तू क्या खड़ा खड़ा हमारी बातें सुन रहा है? ये हमारे घर की बातें हम आपस में देख लेंगे। अब तू निकल अपने घर। सुधा ने इतना कहा और अदिति को हाथ पकड़कर अंदर खींच कर ले गई और उसका बैग अंदर लेते हुए दक्ष के मुंह पर दरवाजा लगा दिया। दक्ष ने गुस्से से देखते हुए उसका कुछ भी नहीं हो सकता यही सोचकर वहां से चला गया। हालात के आगे बेबस हुए अदिति ने हिम्मत जुटाते हुए घर में चारों तरफ देखा लेकिन उसे मनोज जी कहीं नजर नहीं आते। अब अदिति का दिल घबरा उठा, कहीं गुस्से में वो कुछ कर ना दे यही सोचकर दिल बैठा जा रहा था। अदिति ने धीरे से रोते हुए सुधा से पूछा, मामी जी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। सुधा ने अदिति की बात सुनकर उसे बताया कि मनोज जी अपने कमरे में ही दरवाजे बंद करके बैठे थे, वो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। सुधा की बात सुनकर अदिति भागते हुए अपने मामा मनोज जी के कमरे की तरफ गई। दरवाजे पर दस्तक देते हुए अदिति ने मनोज जी को आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अदिति के सब्र का बांध टूट रहा था। उसने रोते हुए मनोज जी से कहा, मामा जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मेरा आपका दिल दुखाने का या फिर आपसे काव्या को छीनने का कोई इरादा नहीं था। माँ को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आप तो मुझे समझ जाइए प्लीज मामा जी, मुझे आपकी जरूरत है। एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। अदिति रो रो कर कह रही थी लेकिन मनोज जी अपनी बात पर अड़े रहे। ना ही उन्होंने पलटकर जवाब दिया और न ही दरवाजा खोला। अदिति वहीं दरवाजे के पास नीचे बैठकर रो रही थी। उससे आखिर ऐसी क्या गलती हुई थी जो सभी उससे नाराज थे वो समझ नहीं पा रही थी। वहीं रघुवंश हाउस में काव्या को आज खुशी से नींद नहीं आ रही थी। आज उसका अपना परिवार उसके पास था। अमित जी को तो काव्या को अपने सामने देखकर खुशी से खिल उठे थे। इतने सालों बाद मिली अपनी बहन की बेटी को वो सारी खुशियां देना चाहते थे जिसकी वो हकदार थी। काव्या अपने पिता कमलराज के पांव पर सर रखकर बैठी हुई थी। कमलराज काव्या के सर पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। उन्हीं के पास वाली चेयर पर अमित जी दोनों को प्यार से देख रहे थे। आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। तभी कुछ देर बाद काव्या ने धीमी आवाज में भावुक होते हुए पूछा, पापा हम हमारी माँ की तस्वीर देखना चाहते। हम देखना चाहते कि हमारी माँ दिखती कैसी थी। जब से होश संभाला है तब से सुधा में मिश्रा को माँ मानते आए पर अचानक से पता चला हम तो उनकी औलाद है ही नहीं। तब से लेकर आज तक हमारे असली माँ बाप के लिए तरस रहे थे पर शायद माँ से मिलना हमारे नसीब में ही नहीं था। काव्या अपनी माँ के बारे में बात करते हुए रो पड़ी। अपनी माँ से बिछड़ने का दर्द वो आज महसूस कर रही थी। कमलराज ने अमित जी को इशारा किया। अमित जी ने उनकी बात समझते हुए सुधा की तस्वीर काव्या को दिखाई। काव्या पहली बार अपने असली माँ का चेहरा देख रही थी। प्यार से फोटो पर हाथ घुमाते हुए काव्या उस फोटो को गले से लगाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद अपना मन हल्का करने के बाद काव्या ने अपनी आंखें पोंछते हुए बड़े गुस्से से कहा, जिन्होंने हमारी माँ को हमसे छीना है हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। विराट देर रात अपने कमरे में आज उसका अपना कमरा उसे पराया लग रहा था। विराट ने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई। विराट को दीदी के वहां होने का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीदी वहां ना होकर भी वहां मौजूद। विराट की नजर उसे एक नजर देखने के लिए तरस रही थी। विराट लंबी सांस भरते हुए आंखें बंद करके अपने बेड पर लेट गया। विराट लगातार आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद आने की बजाय विराट बार बार करवट बदल रहा था। परेशान होकर विराट अपनी आंखें खोलकर बैठ गया और खुद से चिढ़ते हुए बोला, क्यों बार बार वही जगह वही नजर आ रही है। अदिति हम का हंसकर बात करना, उसका गुस्से से मुझे देखना, झगड़ना, वो हसीन चेहरा, वो गहरी आंखें, वो चेहरे की उदासी, सबके साथ अपनेपन से बात करना, सब तो याद आ रहा है। आज वो सिर्फ घर से गई है तो मेरा ये हाल है, कल मेरी जिंदगी से चली जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा। आई थिंक आई एम कम्प्लीटली मैडली इन लव विद हर। विराट काफी देर तक अदिति के ख्यालों में खोया अपने आप को अदिति से दूर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो जिससे दूर जाने की सोच रहा था उसके ख्यालों ने उसे बेचैन कर दिया था। अदिति के बारे में सोचते विराट के कब आंख लग गई ये उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह मनोज जी ने दरवाजा खोला तो उन्हें अपने कमरे के ठीक सामने वही जमीन पर लेटी अदिति नजर आई जिस बहन के वचन को निभाने के लिए इतने
साल उन्होंने किसी से काव्या के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा था। आज उसे बहन की इकलौती बेटी को इस हालत में देखकर मनोज जी का दिल भर आया था। मनोज जी ने धीरे से अदिति को आवाज लगाई। अदिति ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने मामा जी को देखकर वो खुश होते हुए खड़ी हो गई। आंखें भरी थी पर चेहरे पर मुस्कान भी थी। अदिति ने मामा जी को गले लगाते हुए धीरे से रोती हुई आवाज में कहा, मामा जी आपने मुझे माफ कर दिया। मुझे पता था आप मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। मुझे माफ करना मामा जी। मैं आपसे वादा करती हूँ जल्द से जल्द काव्या की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश करूंगी। अदिति खुश थी कि मामा जी ने उसे आवाज देकर पुकारा था। वो अदिति मामा जी की तरह काव्या से भी बात करके उसे मनाने के बारे में सोच रही थी। मनोज जी ने चेहरे पर शांत भाव रखते हुए अदिति से कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर चले गए। अदिति जानती थी कि जाने अनजाने में उससे मनोज जी का दिल दुखाया था। इतने साल अपनी बेटे की तरह जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, एक सच्चाई ने उसे पल भर में उनसे दूर कर दिया था। तकलीफ तो होनी ही थी। अदिति ने कुछ सोचते हुए कहा, मामा जी मेरी गलती की सजा आप अपने आप को मत दीजिए। मैंने आपसे काव्या को दूर किया है तो अब मैं ही उसे आपके करीब लेकर आऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है। तब तक आपकी नाराजगी छेड़ने के लिए मैं भी तैयार हूँ। कुछ देर बाद अब अदिति अपने रूम से बाहर आई तो सीधा किचन में जोरों से बर्तनों को पटक रही थी। अदिति को उसे ऐसा देख हंसी आ गई। अदिति अच्छे से जानती थी सुधा घरेलू कामों में कितनी आलसी है और अब काव्या और उसके जाने के बाद सारा काम इसके सिर ऊपर ही आया तो सुधा और भी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। अदिति ने सुधा को आवाज लगाई। सुधा ने गुस्से से अदिति को देख अपने अंदाज में कहा, आ गई महारानी, शादी क्या हुई, घर की जिम्मेदारी ही भूल गई। लो पकड़ो ये बेलन और रोटी बनाओ। अब तुम घर आई हो तो मेरा रसोई में क्या काम। मैं तो चलिए अपना टीवी देखने। सुधा टीवी सीरियल की बात करते हुए हॉल में चली गई। सुधा की बातें सुनकर अदिति को हंसी आने लगी। अदिति ने जल्दी से भात चलाते हुए किचन का सारा काम निपटा दिया और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने चली गई। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर अवस्थी अपने केबिन में बैठे किसी सोच में डूबे थे। दरवाजे पर नॉक हुआ तो उन्होंने सामने देखा। सामने चेहरे पर मुस्कान लिए अदिति खड़ी थी। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि अंदर से वो इतनी उदास है। दो पल डॉक्टर अवस्थी उसे देखते ही रहे। अदिति ने उन्हें इतना सोचते हुए देखकर कहा, अंकल क्या हुआ, किस सोच में डूबे हैं ऐसे इस तरह, एनी प्रॉब्लम। अदिति के ऐसा पूछने पर डॉक्टर अवस्थी की आंखें भर आई। जिसकी खुद की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, मुस्कुराकर आज उनसे पूछ रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है क्या। अजीब बात ही। डॉक्टर अवस्थी ने अदिति के पास आते हुए बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना। दरअसल मुझे लगा था बाहर के ऑपरेशन और विजिट के चक्कर में वक्त ही नहीं मिला कि तुमसे पूछो कि विराट ने जो कुछ पार्टी में किया वो सब क्या था। क्या तुम दोनों आपस में खुश नहीं हो। एवरीथिंग इज फाइन। एक डॉक्टर अवस्थी की आंखों में अदिति के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। अदिति ने हल्का सा मुस्कुराते हुए नजर फिर कहा, जी अंकल ठीक है और नहीं होगा तो अब ठीक हो जाएगा, बिकॉज आई विल डिवोर्स विराट। अदिति ने बड़ी आसानी से ये बात कह दी पर उसके साथ चेहरे पर बिखरी दर्द की लकीर छुपा नहीं पाई थी। आंखें नम हो गई थी। डॉक्टर अवस्थी ने उसे डिवोर्स की वजह भी पूछी पर अदिति ने कुछ नहीं बताया। अदिति की बड़ी ही होशियारी से बात को घुमाते हुए टॉपिक को ही चेंज कर दिया। लेकिन अदिति के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर डॉक्टर अवस्थी समझ गए कि मामला काफी बिगड़ चुका था। अदिति डॉक्टर अवस्थी से किसी पेशेंट के केस के बारे में डिस्कस कर रही थी पर डॉक्टर अवस्थी का ध्यान कहीं और था। उन्होंने अदिति को बीच में टोकते हुए कहा, अदिति आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो। अब हम इस केस के बारे में कल डिस्कस करते हैं या फिर तुम मुझे डिटेल शेयर कर देना। आई विल चेक लेटर। ओके। इतना कहकर डॉक्टर अवस्थी अपना बैग उठाकर जल्दी से कहीं चले गए। अदिति उन्हें इस तरह जाते देख हैरान रह गई। डॉक्टर अवस्थी अपने काम के प्रति बड़े स्ट्रिक्ट थे और आज उनका इस तरह अचानक चले जाना उसे अजीब लगा। डॉक्टर अवस्थी ने गाड़ी में बैठते किसी को कॉल लगाया और कहा, मैं डॉक्टर आनंद अवस्थी बात कर रहा हूँ, क्या हम मिल सकते हैं। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम वक्त पर पहुंच जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डॉक्टर अवस्थी ने बात करके फोन काट दिया। उन्होंने गाड़ी से बाहर देखते हुए अपने आप से कहा, इतनी आसानी से मैं अदिति की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। अदिति की खुशियों के लिए मुझे कदम उठाना ही पड़ेगा। डॉक्टर अवस्थी गोमती नगर के इसका और रेस्टोरेंट में किसी का इंतजार कर रहे थे। चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। बार बार घड़ी देखते हुए गेट की तरफ नजर लगाए बैठे थे। साथ किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में बाद उन्होंने किसी को आते देखा और उनके चेहरे पर राहत नजर आई। उनके टेबल के पास विराट ने आते हुए कहा, सॉरी आई एम ए लिटिल लेट। डॉक्टर अवस्थी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके जंगमैन। वैसे विराट को गुमन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी पर क्या करूँ, काम में कुछ ऐसा था कि अपने आप को रोक नहीं पाया। डॉक्टर अवस्थी ने मुस्कुराकर विराट के सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। डॉक्टर अवस्थी के कॉल करने पर विराट उनसे मिलने आया था। विराट डॉक्टर अवस्थी के सामने बैठा तो था पर उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था। डॉक्टर अवस्थी ने उसकी हालत समझते हुए समझदारी से कहा, रिलैक्स हो विराट, मैंने यहाँ तुम्हें इस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। हाँ इसका मतलब तुम सही थे पर ये भी मैं नहीं कहता, पर मैं इतना तो समझता हूँ कि कोई भी रिएक्शन के पीछे अपनी एक वजह होती है और यही वजह मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे क्या बात है जिसके कारण तुम अदिति से इतनी नफरत करते हो। डॉक्टर अवस्थी बड़े समझदार इंसान थे। गुस्से में आकर गलत कदम उठाना उनकी फितरत में नहीं था। विराट के मन में आखिर क्या है इसे बिना जाने वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते थे। विराट को भी डॉक्टर अवस्थी का नजर अच्छा लगा। विराट ने उनसे पार्टी में बदतमीजी करने के लिए माफी मांगी। विराट समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने और अदिति के रिश्ते के बारे में क्या बात करे और यही सोचकर चुप बैठकर विराट को उलझन समझते हुए डॉक्टर
डॉक्टर अवस्थी ने उसके साथ घुल मिलकर बात करना शुरू किया। विराट ने भी थोड़ा कंफर्टेबल होते हुए धीरे धीरे बातों ही बातों में डॉक्टर अवस्थी को अदिति और दक्ष के बारे में जो भी पता था वो सब बता दिया। विराट ने डॉक्टर अवस्थी को अदिति को तलाक देने के अपने फैसले के बारे में बता दिया। डॉक्टर अवस्थी ये जानकर हैरान हो गए कि विराट अदिति से प्यार तो करता है पर दक्ष के कारण अदिति के साथ मिसबिहेव करने लगा था। डॉक्टर अवस्थी का शक यकीन में बदल गया। उन्हें पहले से लग रहा था कोई है जो इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। अब जल्द से जल्द उन्हें इस इंसान का पता लगाना था क्योंकि वे अपनी आंखों के सामने अदिति का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते थे। डॉक्टर अवस्थी अपनी ही सोच में खोए थे कि विराट ने अपनी घड़ी देखते हुए बड़ी निर्ममता से कहा, अंकल इफ यू डोंट माइंड पर मुझे अब निकलना होगा, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है अभी। डॉक्टर अवस्थी ने उसे मुस्कुराते हुए परमिशन दे दी और दोबारा मिलने के बारे में भी कहा। डॉक्टर अवस्थी की तजुर्बे वाली नजरों से विराट के मन में अदिति के लिए प्यार और अदिति के बिना हो रही तड़प को देखा था। डॉक्टर अवस्थी ने जाते हुए विराट को देखकर अपने मन ही मन में कहा, डोंट वरी विराट और अदिति को मेरे होते हुए कोई अलग नहीं कर सकता। वे डॉक्टर अवस्थी को सोचते हुए रेस्टोरेंट से निकल गए। मेरे वन से हाउस में काव्या अपने ही रूम में बैठी किसी गहरी सोच में खोई थी। तभी वहां कमल राज आ गया। कमल राज ने काव्या को देख मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, उस अदिति ने हमें हमारी बेटी से तो मिलवा दिया और घर से भी चली गई, पर हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। दोनों बहनों में काफी प्यार था ना, अब हम ऐसी नफरत की चिंगारी लगा देंगे कि प्यार तो क्या एक दूसरे की शक्ल देखने को भी मना करेगी। कमलराज ने हंसते हुए काव्या की तरफ कदम बढ़ाया और वो काव्या के पास आते हुए आंखों में झूठे आंसू लाकर खड़े हो गए। काव्या की नजर कमलराज पर पड़ते ही वो झट से उठकर बैठ गई। उसकी आंखें नम थी। कमलराज को पता नहीं था कि कहीं ना कहीं वो अदिति और मनोज जी को मिस कर रही थी। कमलराज ने काव्या के पास बैठते हुए बड़े इमोशनल होकर कहा, काव्या बेटे तुम अब हमें छोड़कर कभी चली तो नहीं जाओगे ना बेटा? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा ये पिता अपनी औलाद को ढूंढते ढूंढते थक गया है। अब तुम मुझसे तुम्हारी दूरी नहीं सही जाएगी। उसको और डॉक्टर कावेरी ने अपने बेऔलाद भाई का घर उजागर करने के लिए तुम्हें हमसे छीन कर उसे दिया। वो अदिति उसे भी सब पता था, फिर भी अपने माँ की गलती को छुपाने के लिए चुप बैठी और अब जरूर उसका कोई मकसद होगा जो तुम्हें सबके सामने लाकर खड़ा किया। हमें तो लगता है जरूर उस अदिति की हमारी प्रॉपर्टी पर बुरी नजर होगी। मुझे तो डर है कहीं हमें मारकर तुमसे प्यार भरी बातें करके हमारी प्रॉपर्टी ना हड़प ले। कमलराज अपने आप को बेबस और लाचार पिता दिखाते हुए काव्या के मन में अदिति और मनोज जी के खिलाफ भड़का रहा था। अब तो काव्या को आगे करके अपने आग का दांव खेलने वाला था। काव्या अब सुनकर सोचने लगी, क्या सच में इतने साल तक जिन्होंने मुझे बेटे का प्यार दिया वो स्वार्थी हो सकते? फिर काव्या को सुधा की बातें और उसका लालचीपन याद आते ही काव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। काव्या ने अपने पिताजी को गले लगाते हुए नरम आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, अब आपकी बेटी आपके साथ है, हम वादा करते हैं हम आपको छोड़कर कहीं कभी नहीं जाएंगे और हमारे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम उस अदिति और उसके परिवार को बताएंगे कि हम कौन है। काव्या की बात सुनकर कमलराज मन ही मन खुश हो गया। उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। काव्या के मन में अदिति के लिए अब सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वहीं अपने केबिन में बैठी अदिति अपने मोबाइल में अपने और विराट की तस्वीर को देख रही थी। आंखों में आंसू थे। ये उसकी मंदिर वाली फोटो थी जब उनकी शादी हुई थी। अदिति ने फोटो के ऊपर से हाथ फेरते हुए नाराजगी के साथ कहा, हम हमारा रिश्ता है, हमें टूटना ही था तो तुम मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? मेरे साथ शादी करके किसी और से रिश्ता रखते हुए शर्म नहीं आई? पर तुम्हें क्या, दर्द तो मुझे हो रहा है। प्यार जो करने लगी थी तुमसे पर गलती मेरी थी। तुमसे नजदीकियां बढ़ानी ही नहीं चाहिए थी ताकि आज इस दूरियों का दर्द तो नहीं सहना पड़ता। अब और नहीं कल ही तुम्हें तलाक की नोटिस भेजकर हमेशा के लिए रिश्ता ही खत्म करती हूँ। अदिति ने अपनी आंखें पहुंचकर तुरंत अपने पहचान के लायर को फोन किया और अपनी बात बताते हुए डिवोर्स की नोटिस तैयार करने के लिए कहा। अमित जी ने अपने कमरे में बैठे किसी सोच में डूबे थे। तभी वहां आशा ताई आई और उन्होंने अमित जी को आवाज देते हुए अंदर आने की परमिशन मांगी। अमित जी ने आशा ताई को अंदर बुलाया। आशा ताई सर झुकाए नीचे खड़ी हुई थी। उनके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। अमित जी ने उन्हें इस तरह परेशान देखकर पूछा, आशा ताई कोई बात है जो आप हमसे कहने से हिचक रही है? जो भी बातें बता दीजिए, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमित जी की बातों से थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए आशा ताई ने अमित जी से कहा, साहब बेटा, साहब छोटा मुंह बड़ी बात कहने जा रही हूँ, पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं, पर इस घर का नमक खाया है इसलिए हमेशा मैंने इस घर की भलाई चाहिए। साहब अदिति बहू रानी जब से घर की है तब से एक बार फिर घर सुना हो गया। उनके जाने से घर आई खुशहाली जैसे उनके साथ ही चली गई है। पता नहीं क्या सही क्या गलत है, पर मुझे नहीं लगता बहू रानी ने कोई गलती की है। और रही बात उनकी माँ की, तो किसी और के लिए किसी और के किए की सजा किसी और को मिले, ये तो ना इंसाफी है ना। आशा ताई अपनी बातों से अदिति की अच्छाई अमित जी के सामने लाने की कोशिश कर रही थी। वो दिल से चाहती थी कि अदिति रघुवंशी हाउस में दोबारा आए। अमित जी उनकी बात सुनकर बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उनकी बात सुन रहे अमित जी के मैनेजर महेश ने आशा ताई से कहा, आशा ताई भरोसा रखना, उस भगवान ने ही विराट बाबा और अदिति मैडम की जोड़ी बनाई थी, वही अब सब ठीक करेगा। महेश की बात पर आशा ताई साड़ी के पल्लू से अपनी आंसू पोंछते हुए चली गई। विराट अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसे रिसेप्शन से कॉल आया। उसने विराट से कहा कि लॉयर त्रिपाठी उससे मिलने आए हैं। विराट ने उसे लॉयर को केबिन में भेजने के लिए कहा। विराट सोच रहा था ऐसी क्या बात हो गई कि लॉयर त्रिपाठी उनसे मिलने आए हैं। लॉयर त्रिपाठी विराट के केबिन में आए। विराट ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। विराट के मन में घबराहट हो रही थी। अदिति ने तो कहीं उन्हें यहाँ नहीं भेजा, यही बात विराट के दिमाग में भी आ रही थी। क्योंकि तो
लोयर त्रिपाठी शहर के यंग और उभरते हुए काबिल लॉयर की लिस्ट में आते थे। विराट ने लॉयर को थोड़ा घबराते हुए पूछा, हेलो सर, आप यहाँ कैसे आई? मैंने कोई बात है क्या? त्रिपाठी जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए थोड़ी गंभीर आवाज में विराट से कहा, मिस्टर विराट, एक्चुअली मैं यहाँ डिवोर्स के पेपर देने आया हूँ। आपकी पत्नी डॉक्टर दीदी ने आपसे डिवोर्स के लिए अपील की है। मैं उनका लॉयर हूँ। त्रिपाठी जी ने विराट को डिवोर्स के प्रोसेस के बारे में बता दिया। त्रिपाठी जी ने विराट से एक बार फिर आपस में बात करके डिवोर्स को टालने की बात की। विराट को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अदिति के लॉयर के सामने अपने गुस्से को अंदर ही दबाए रखा। लॉयर ने पेपर विराट को दिया और चला गया। उठ के जाते विराट गुस्से में टेबल पर रखे सामान को नीचे गिरा दिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, वाह डॉक्टर अदिति, वाह क्यों मेरी फीलिंग के साथ खेल रही हो? मैं तुम्हारे लिए इतना आसान है क्या रिश्ते को तोड़ना? अब ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं बिन पेपर पर साइन करके तुम्हें आजाद कर देता हूँ। अब ये डिवोर्स होकर ही रहेगा। विराट ने गुस्से से नीचे पड़े पेपर उठाए और उन पेपर को एक नजर देकर साइन कर दिया। दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन अब गुस्से में विराट ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। सुधा अपने किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी डोर बिल बजने की आवाज आई। सुधा बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलने चली गई। सुधा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने किसी गाड़ी का ड्राइवर खड़ा था। उसकी यूनिफॉर्म देखकर ही पता चल रहा था कि किसी का ड्राइवर होगा। सुधा उसे कुछ पूछती उससे पहले उसकी नजर सामने खड़ी लंबी सी आलीशान गाड़ी की उड़ गई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। सुधा भागती हुई गई और खुशी से गाड़ी का प्यार से हाथ फेरते हुए अंदर झांकने लगी। सुधा की खुशी उसके चेहरे से साफ दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से काव्या बड़ी एटीट्यूड के साथ सुधा की ओर देखते हुए नीचे उतर गई। सुधा ने हैरानी के साथ मुंह पर हाथ रख दिया। सुधा ने सर से लेकर पैर तक काव्या पर नजर डाली। काव्या के तो रंग ढंग ही बदल गए थे। काव्या ने आंखों में लगा गोगल निकालते हुए सुधा की ओर देखकर कहा, क्यों सुधा मिश्रा, चौंक गई? हम वही काव्या है जिसे तुम चंद पैसों के लिए बेचना चाहती थी, और आज देखो हमारे पास इतना पैसा है कि हम खुद तुम्हें भी खरीद सकते हैं। पर क्या है ना, तुम जैसे सस्ते और बेकार चीजों का शौक हम जैसे अमीर नहीं रखते। काव्या की बात सुनकर सुधा को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन पैसों के लिए सुधा काव्या के आगे कुछ नहीं बोली। सुधा ने बड़े प्यार से काव्या के करीब जाते हुए कहा, काव्या बेटी, मेरी बेटी अपनी माँ से इतना नाराज नहीं रहती। बेटा क्या हुआ? मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ पर मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा संभाला है। सुधा अपनी मीठी बातों से काव्या को बहलाना चाहती थी। सुधा ने काव्या को घर के अंदर आने के लिए बड़ी मिन्नत की, पर वो नहीं मानी। उसकी नजरों में उस घर की कोई और घर में रहने वालों इंसानों की कोई कीमत नहीं थी। काव्या ने सुधा के हाथों में पैसों का बंडल थामते हुए कहा, सुधा मिश्रा, तुम किसी की नहीं, सिर्फ पैसों की हो। लो तो लो ये पैसे, और जो मैं कहूँगी तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। मेरा काम क्या तो तुम्हारे पैसे मिलते रहेंगे। सुधा इतने सारे पैसे देख खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सुधा को क्या करना है काव्या उसे बता देती है और पैसों को लालच भरी नजरों से देख रही। सुधा को तिरछी नजरों से देखकर वो वहां से निकल जाती है। सुधा पैसों को गले लगाते हुए अंदर चली गई। अब उसे कैसे भी करके काव्या का काम करना ही था। उधर अदिति अपना काम करके हॉस्पिटल से घर जाने को निकली। विराट को भेजे डिवोर्स पेपर के लिए वो खुद भी दुखी थी। उसे खुद नहीं पता था कि आखिर वो क्या चाहती थी। दक्ष अदिति को देख उसके पीछे आ रहा था। अदिति पार्किंग में पहुंची थी कि उसके सामने एक कार आकर रुकी। अदिति के कुछ रिएक्ट करने से पहले किसी ने उसे अंदर खींच लिया। दक्ष घबराकर चिल्लाकर भागते हुए अदिति की ओर बढ़ा, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले वो कार अदिति को अपने साथ लेकर चली गई। दक्ष परेशान होकर सिर्फ देखता रह गया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कल के पल भर में ही हॉस्पिटल के एरिया से वो अनदेखी हो गई। दक्ष ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और अदिति को बचाने निकल पड़ा। दक्ष अदिति गुस्से से कार चला रहे विराट को देख रही थी। विराट ही था जो अदिति को जबरदस्ती अपने कार में बिठाकर उसे अपने साथ ले जा रहा था। विराट अदिति को इग्नोर करते हुए एक हाथ से कसकर अदिति का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से तेजी से गाड़ी चला रहा था। अदिति ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से विराट से कहा, हाउ डेयर यू, विराट तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा हाथ छोड़ो। अदिति अपना हाथ छुड़वाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन विराट ने एक बार भी उसको तरफ नहीं देखा और न ही अदिति का हाथ छोड़ा। विराट ने अपनी कार एक बिल्डिंग के नीचे रोक दी। अदिति के लिए जगह नहीं थी। तभी विराट गुस्से से गाड़ी से नीचे उतरा और अदिति के साइड का दरवाजा ओपन करके उसने बाहर आने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब अदिति कार से नहीं उतरी तो विराट ने अपने माथे पर अंगूठा घिसते हुए आंखें बंद कर ली और दूसरे पल उसने अदिति को बाहर खींचते हुए अपनी गोदी में उठा लिया। अदिति नीचे उतरने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन अदिति के जोर का विराट पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। बिल्डिंग के सारे लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे, जिसके कारण अब अदिति को विराट पर काफी गुस्सा आ रहा था। ये विराट का वही गोमती नगर के पास वाला फ्लैट पर जहाँ विराट अक्सर आया करता था। विराट ने अदिति को अंदर आकर बेड पर पटक दिया। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। अदिति ने हड़बड़ाते हुए विराट से पूछा, विराट तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे घर जाना है। अदिति वहां से उड़ने लगी। तभी विराट ने उसे फिर से बेड पर धकेलते हुए अपनी शर्ट निकाल कर फेंक दी और बड़े ही मधोसी भरी आवाज में लेकिन गुस्से से कहा, जस्ट चिल बेबी, हमारी आर यू साइटिंग, हमारी शादी तो हुई पर सुहागरात नहीं हुई। वही अधूरा काम आज हम पूरा करने वाले हैं। फिर खुशी खुशी डिवोर्स ले लेना, वरना शादी करने का मजा नहीं मिलेगा। और विराट और से कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, यू नो वेरी वेल। विराट अदिति पर झपट पड़ा। अदिति की सांसें फूलने लगी। विराट के अदिति के कॉलर बोन पर होठों से छूमते हुए अदिति के शरीर में मानो बिजली दौड़ी। अदिति ने विराट को एक बार फिर जाने देने के लिए मिन्नत की, पर विराट कुछ सुनने के मूड में नहीं था। विराट ने अदिति को कस के अपनी बाहों में पकड़ के रखा था। अदिति उसे दूर धकेल रही थी, जिसे जिंदगी में पहली बार प्यार किया था वही उसके साथ जबरदस्ती ये सब कर रहा था। अदिति की आंखों से आंसू बह रहे
रहे थे। आज एक बार फिर अदिति विराट अदिति की नजरों में गिर गया। अदिति की आंखों के सामने हॉस्पिटल में विराट की गर्लफ्रेंड का चेहरा आया, जो विराट के बच्चे की मां बनने वाली थी। विराट का कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध, ये बात याद आती ही दर्द की चीखें अदिति के मन में अदिति के मन ही मन में निकले। और इस वक्त अदिति ने पूरी ताकत लगाकर विराट को दूर धकेल दिया। विराट नीचे गिर गया, उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह आग उगल रही थी। अदिति ने झट से उठते हुए अपने कपड़े ठीक किए और बाहर जाने के लिए निकली। विराट ने दोबारा अदिति को पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर अदिति क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? गुस्सा आया? फिर अपने आशिक डॉक्टर एक्स की दक्ष की याद आ गई। उसी के लिए तुमने आज मुझे डिवोर्स पेपर भेजे हैं ना, ताकि मुझे छोड़कर तुम उस दक्ष के साथ अपना घर बसा सको। बट आई स्वेयर, मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। विराट अदिति को दक्ष को लेकर काफी कुछ सुना रहा था। अदिति विराट की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हटी। उसने सब कुछ सुनकर आंखें बंद करते हुए लंबी सांस भरी और जोरों से चिल्लाते हुए विराट से कहा, स्टॉप इट विराट भुवन सिंह, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। ना जाने आज से कितने लड़कियों के साथ खेल चुके हो। तुम्हारा तो शौक है ना, वो आज मेरे साथ भी वही करने की कोशिश करके तुमने अपने अंदर की हैवानियत दिखा दी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, आई हेट यू। विराट भुवन सिंह अदिति रोती रोती वहां से अपना बैग उठाकर भाग गई। विराट उसके पीछे दौड़ा, पर तब तक अदिति निकल गई थी। विराट ने अंदर आकर घर में कीमती सामान की तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। आज अदिति के भेजे डिवोर्स पेपर देकर विराट अपने आप को संभाल नहीं पाया। अदिति के दूर जाने का दर्द उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्यार तो था, पर गलतफहमी ने अपने जाल में उसे जकड़ रखा था। विराट कुछ देर वहीं नीचे बैठकर अदिति का नाम लेकर चिल्लाते हुए रोए जा रहा था। दिल दोनों का टूटा था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि एक छोटी सी चिंगारी ने उनका घर उजाड़ दिया था। वहीं अदिति टैक्सी करके घर चली आई। पूरे रास्ते रोने के कारण आंखें सूजी थी, चेहरा उतर गया था। बार बार विराट के कहे अल्फाज अदिति को रुला रहे थे। अदिति ने टैक्सी से उतरकर अपना चेहरा ठीक है, सुधा और बात का बतंगड़ बना दिया। इस बात का डर था। अदिति ने बेल बजाई तो सामने मनोज जी थे। अदिति उन्हें देख नजर चुराते हुए अंदर चली गई, पर उसकी सूजी आंखें मनोज जी से छुप नहीं पाई। मनोज जी ने मन ही मन अपने आप से कहा, कहीं मैं इस बच्ची के साथ बुरा तो नहीं कर रहा। वैसे देखा जाए तो जो कुछ हुआ उसमें इसका कसूर ही क्या था। सच्चाई कभी छुपती नहीं, ये सच है। अपनी माँ की बेगुनाही साबित करने के लिए उसने ये सब किया, पर वो नहीं जानती कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से पहले उसने कितने बड़े संकट को अपने आप पर ओढ़ लिया है। मनोज जी को सोचते हुए किचन की ओर गई। अदिति कमरे में आकर अपना काम कर रही थी। शादीशुदा बेटी टूटकर माँ की चली जाए तो पिता को काफी परेशानी होती है। उसी दौर से उस वक्त मनोज गुजर रहे थे। अदिति को एक नजर देख मनोज जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सुधा, मनोज जी और साथ में अदिति डाइनिंग टेबल पर शांति से अपना खाना खा रहे थे। सुधा किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी अदिति ने शांति को भंग करते हुए कहा, मामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अदिति की बात सुनकर सुधा और मनोज जी ने सवाल भरी नजरों से अदिति की ओर देखा। अदिति ने बिना देर किया उन्हें अपने और विराट के डिवोर्स की बात बता दी। मनोज जी ने यह जानकर हैरानी हुई। उन्हें लग रहा था अदिति उन्हें मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए घर पर आई है, पर जब अदिति के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर वो दंग रह गए। सुधा ने तो खा जाने वाली नजरों से अदिति को देखते हुए कहा, हाय राम, मुझे लगा था कुछ दिन रहोगे और फिर चली जाओगी, पर नहीं, तुझे तो हमारा सर मुंह से झुकाने में मजा आता है। पता नहीं कौन सा खराब मुहूर्त है। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब से लेकर आज तक सिर्फ दूसरों का ही करती आई हूँ। अब तू भी आ गई मेरी छाती पर मूंग तलने। सुधा उखड़ते हुए बात कर रही थी। अदिति बेबस होकर चुपचाप आंसू बहाती सुन रही थी। रात के 2 बजे नशे में धुत विराट जैसे रघुवंशी हाउस में दाखिल हुआ। उसने देखा अमित जी उसका इंतजार करते वहीं लिविंग रूम में सो गए थे। मैं विराट लड़खड़ाते हुए आगे आ रहा था, लेकिन ज्यादा नशे में होने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया और विराट सामने रखे टेबल से टकराकर नीचे गिर गया। जोर से आवाज होने की वजह से अमित जी की आंखें खुल गई। उन्होंने सामने देखा तो विराट नीचे जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देख अमित जी की आंखें भर आई। उन्होंने आगे जाकर विराट के सामने हाथ बढ़ाते हुए उसे सहारा देकर खड़ा किया। विराट ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए ठीक से खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा, पापा आप सोए नहीं है अभी तक? सॉरी मुझे देर हो गई, बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। विराट ने नजर चुराते हुए कहा। अमित जी ने उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, जवान बेटा, जब देर रात घर नहीं आता और ना ही फोन उठाता तो बूढ़े बाप को फिक्र हो तो होगी ना। क्या परेशानी है बेटा जो तुम इस हालत में घर आए हो? क्या मुझे नहीं बताओगे? अमित जी विराट को समझाने की कोशिश कर रहे थे। विराट ने अमित जी की गोदी में सिर रखते हुए रोती आवाज में कहा, पापा वो मुझे छोड़कर चली गई, वो नहीं करती प्यार मुझसे। मैंने उससे प्यार करके गलती की पापा, गलती की। अदिति मुझे डिवोर्स दे रही है, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, बिकॉज आई लव यू हर, बट एवरीथिंग इज फिनिश पापा, एवरीथिंग इज फिनिश। विराट ने की हालत में अमित जी को अपने दिल का दर्द बताता है। उनका बेटा अदिति से इतना प्यार करता है और 20 साल पुरानी बातों ने विराट की सारी खुशियां छीन ली। सोचकर अमित जी अब अपने आप को ही दोषी मानने लगे थे। समय पर बात संभाल ली होती तो आज ये दिन न देखना होता। ये सोचकर उनकी आंखें भर आई थी। उनकी आंखों से निकले आंसू की बूंद विराट के चेहरे पर गिरते ही विराट उठकर बैठ गया और अपने पापा का चेहरा दोनों हाथों में पकड़कर बोला, पापा आप रो क्यों हो रहे? मैं ठीक हूँ पापा। एक अदिति इस विराट को नहीं तोड़ सकती, ऐसी एक नहीं 10 अदिति इस विराट के पीछे खुद चल कर आएगी। मैं ठीक हूँ पापा, मैं ठीक हूँ। विराट अमित जी को दिलासा देकर लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने रूम की तरफ चला गया। अमित जी भरी आंखों से अपने बेटे को जाते देखते रहे थे। अदिति और विराट का रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच गया है, ये जानकर अमित जी बेचैन हो रहे थे। अमित जी ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा तुम्हें नहीं, शायद मुझे भी देर हो गई तुम्हारे और अदिति के रिश्ते को समझने में, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं। अदिति से नजर मिलाने के लिए आसान सच कहा था। अदिति के चले जाने से घर की रौनक चली गई है। अमित जी
निरासमान अपने कमरे में चले गए। उनकी नींद तो कब की उड़ गई थी, लेकिन अब आगे की चिंता लगी हुई थी। उधर अगली सुबह मिश्रा सदन में खामोशी छाई हुई थी। मनोज जी कल रात की अदिति की बात से भी गुमसुम थे। सुधा तो अदिति को खा जाने वाली नजरों से ही देख रही थी। अदिति बिना कुछ बोले अपना किचन का सारा काम निपटाकर हॉस्पिटल के लिए तैयार हो गई। मनोज जी भी काम के लिए निकलने ही वाले थे, तभी अदिति उन्होंने रोकते हुए कहा, मामा जी आज डिवोर्स की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है। बिना वक्त जाया करते हुए वे हम तुरंत डिवोर्स करने के लिए मान गए हैं। आज विराट से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अदिति ने अपनी बात मैं बताकर चुप हो गई। मनोज जी ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, तुम अपने फैसले लेने के लिए समझदार हो गई हो। अब तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं है। तुम जो भी करोगी सोच समझ कर करना। मनोज जितना कहते हुए चले गए। अदिति की आंखों में आंसू भर आए। आज उसके सामने उसके अपने सारे उससे बिछड़ गए थे। अदिति अपने आप को संभालते हुए तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सुधा ने मनोज जी और अदिति के जाने के बाद तुरंत किसी को फोन लगाते हुए खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, तुम्हारा काम जल्दी ही होने वाला है। मेरा कुछ करने से पहले वो महारानी उस विराट रघुवंशी को तलाक देने के लिए निकली है। अब क्या हमने जो भी सोचा है उसे करने में आसानी होगी। सुधा बड़ी देर तक अपनी आगे की प्लानिंग डिस्कस करते हुए खुशी से चेहरा उठी थी, जैसे कुछ बड़ा करने वाली थी। अदिति हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में आज कई दिनों बाद फिर उसे शिव मंदिर आई थी, जहाँ वो पहले अक्सर आया करती थी। अदिति ने गाड़ी पार्क की और कुछ सोचते हुए मंदिर की ओर बढ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।